अब बहुत सारी जगहों में उनको जंगल जाने से मनाही है, क्योंकि वो नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल बिगाड़ते हैं, जो मुद्दा मैंने अभी बोला भी था, ठीक है, कि फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से आप वहां नहीं जा सकते हैं। इसलिए तो उनकी तो पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड थी, वो कंदमूल खाते थे। अब आपने क्या दे दिया उनको? चावल दाल दे दिया। अपनी ही मातृभूमि को, अपनी ही जमीन में हम बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। असुर जनजाति, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि दे वर द फर्स्ट आयरन स्मेल्टर ऑफ द वर्ल्ड। लोगों को झेलना पड़ता है, अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इस पे तो पूरी स्टडी है, मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा स्टडी कह रहा है कि क्यों, आखिर रेडिएशन हो रहा है, चीजें हो रही है, लोगों को कैंसर होता जा रहा है, टीबी जैसी जो बीमारी है वो लंग कैंसर तक पहुंच जा रहा है, चेंज हो रहा है। जो मैंने 2-3 चीजें बताई, पहली चीज तो ये है कि आप जो है वो ओरिजिनल बने रहें, किसी की कॉपी ना करें। अगर आप संथाली हैं तो संथाली भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, सब चीज को आप अपनाइए। लेकिन माइनिंग का अच्छा स्वरूप ये होना चाहिए कि जब आप माइनिंग करते हैं तो वहां मिट्टी से उसको भर दे, नॉर्मल मिट्टी से, जिसकी उर्वरकता शक्ति बनी रहे, ताकि उस पे कुछ उपजाया जा सके। आप तो बंजर करके चले जा रहे हैं। कि मैं किसी आदिवासी को नहीं जानती जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर वही छिन जाए तो फिर वो कैसे जिएगा? बिल्कुल। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, लेकिन जब पूरे छोटा नागपुर की बात करते हैं तो छोटा नागपुर इलाके में अगर संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना की अपनी एक अलग तरीके की जीवन शैली है और एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल है। संथाल आदिवासियों की बात करें तो उनकी जो आदिवासी जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं गहरा अध्ययन का भी विषय है, और जिस पर झारखंड के भीतर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बिंदुओं पर काफी लोगों के भीतर इसकी समझ काफी कम है। और अगर 1855 के संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो लगातार एक बात सामने आती है कि 1857 की क्रांति को लोग पहली क्रांति बताते हैं, लेकिन 30 जून 1855 को ही संथाल ने बड़ा विद्रोह किया और सिद्धू कानू मुर्मू के नेतृत्व में वह विद्रोह हुआ था। तो एक सवाल यह भी उठता है कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं संथालियों के संघर्ष को भी झुठला दिया गया। तो इस तरीके से झारखंड के भीतर ऐसी कई कहानियां हैं, कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जा सकती है। आज हमारे साथ स्टेफी टेरेसा मुर्मू जी हैं। स्टेफी टेरेसा मुर्मू जी का परिचय है कि ये एक शिक्षाविद हैं और रांची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की कक्षा लेती हैं, वहाँ पढ़ाती हैं, और झारखंड में सामाजिक तौर पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं, और झारखंड के मुद्दों पर, संथालियों के मुद्दों पर और संथाल आदिवासियों के मुद्दों पर काफ़ी गहरी समझ रखती हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और झारखंड के संथाल आदिवासियों और झारखंड के व्यापक संदर्भ में इनसे बातचीत कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले अगर 2-4 दशकों की बात करें तो झारखंड में आदिवासियों की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या कुछ योजना लेकर ये काम करना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा पर। जोहार। लगभग आज से 4 साल पहले की बात है, मैंने देखा कि दुमका के इलाके में, संथाल परगना के इलाके में आप काफ़ी सोशली एक्टिव दिखती थी। उस एक्टिविटी के पीछे एक जो प्रतिबिंब झलकता था कि आप आदिवासियों के लिए शायद कुछ करना चाह रही हो या संथाल आदिवासियों के लिए कुछ करना चाह रही हो। ये जो करने की चाह है, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अल्टर हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो मौलिक स्वरूप में थी वो मौलिकता कुछ भंग हुई है? आप क्या करना चाह रही थी उस इलाके में जो ये सक्रियता दिखाई पड़ रही थी? देखिए, जैसे आपने शुरुआत किया कि संथाल हूल की जो आपने बात की कि 1855 में जो शुरू हुआ और आज आदिवासी या कहे कि संथाल स्त्री पुरुष सभी लोग मिलकर के कि कहाँ हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि रगों में तो वही खून दौड़ रहा है जो सिद्धो कान्हो के खून में था। और यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ूंगी कि सिद्धो कान्हो का नाम हम बहुत लेते हैं, लेकिन उनकी 2 बहनें थी, फूलो और जानो, वो भी मुर्मू थी। तो उन लोगों ने भी संथाल हूल में बहुत कुछ किया था, अपने हिसाब से बहुत कुछ किया था, और वो भी शहीद हुई। उनका हम बहुत कम नाम लेते हैं, दुनिया का भी बात आती है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये खून वही है और मैं उसी खून की और उसी मिट्टी की महिला हूँ, संथाल हूँ और संथाल परगना की भी हूँ। तो मेरी जो आपने देखी सक्रियता या सामाजिक कार्य में जो भी आपने देखा होगा वो इस वजह से थी क्योंकि मुझे लगता है कि आज़ादी मिले हुए हमें इतने
वर्ष हो गए, लेकिन जो सिद्धो कान्हू का संघर्ष था वो अभी भी सफल नहीं हो पाया है मेरे हिसाब से। और जो बदलाव होना चाहिए था, जो सक्रिय बदलाव की बात मैं करूंगी, वो दिखता नहीं था मुझे, या दिखता नहीं है अभी भी। तो उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगा कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारे समाज में ये बदलाव नहीं है, वो नहीं है, तो अगर मुझे ये बदलाव देखना है, जैसे गांधी जी ने भी बोला था, जो बदलाव तुम देखना चाहते हो वो उस बदलाव का पहला हिस्सा तुम बनो, यानी तुम खुद को बदलो, और जब बदलोगे तो वो बदलाव आएगा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि हमारे समाज में जो भी चीजें दिख रही थी, कमियां दिख रही थी, उसको लेकर के मुखर हुई, उसको लेकर के काम करना शुरू किया। और मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जिसको लेकर के मैं आगे जाती हूँ, वो है आदिवासियत। यानी मैं संथाल महिला हूँ, तो संथालों की क्या खासियत है और वो किस लिए जाने जाते हैं। अपनी वीरता के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन कला संस्कृति के लिए भी जाने जाते हैं, खेती और जमीन से जुड़े रहने के लिए भी जाने जाते। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खोती दिख रही थी मुझको, और इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू किया। और मेरे जो काम है वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हमारी वेशभूषा, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, ये हमारे परंपरा का एक हिस्सा है। मैं मानती हूँ कि अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ हमारे देश में, हमें आजादी को इतने साल हो गए, हम आजाद हो गए, लेकिन हमारा पहनावा उनकी गुलामी करता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि संथाल परिधान में या संथाल वेशभूषा में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विश्व के किसी भी संस्कृति से कम है। तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जो हम ओरिजिनल हैं, जो हम वास्तविकता में हैं, वो बने रहे, किसी चीज की फोटोकॉपी ना बने। मौलिकता पर आप चाहते हैं कि वो उसी स्वरूप में रहे, उसी स्वरूप में रहे, क्योंकि उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक सवाल सबके जेहन में आता है कि जब भी हम इंडिजीनियस सोसाइटी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, या फिर जो लाइफस्टाइल की बात है, उसमें एक बहुत बड़ा अब मिक्सचर दिखने लगा, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे। तो इसकी मौलिकता बने रहनी चाहिए, इसके लिए आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सोसाइटी का तो एक योगदान है ही, लेकिन जो गवर्निंग बॉडीज हैं, जो सरकारी अथॉरिटीज हैं, या सरकार के जो भी वैसे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भूमिका को आप कितना इसमें मानते हैं कि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, संथाल या संथालों का जो वजूद है वो आज का तो है नहीं, चाहे वो ब्रिटिश सरकार थी या अब हमारे स्वदेशी अपनी सरकार है, हमें सहयोग करती है, तो जो बहुत अच्छी बात है। उदासीनता सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। कई तरीके की योजनाएं भी हैं जिसमें सहयोग भी मिलता है, कई तरीके की ऐसी चीजें हैं जहां असहयोग भी देखा जा सकता है। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के को ही दोष देते रहे कि भाई सरकार की तरफ से हमें पैसे नहीं मिलते, प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो इस वजह से हम जो है ये पारंपरिक वेशभूषा ना पहने। सरकार ने कभी नहीं मना किया है। और दूसरी चीजें हैं मौलिकता। मुझे इस बात से मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मौलिकता, जो आपके मॉरल वैल्यूज है जो संथालों का, उसमें फेरबदल ना हो। हम देखते हैं आधुनिकता के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में आती जा रही हैं, और अब अतरंगी बन गया है, बिल्कुल खिचड़ी नुमा हो गया है, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने जो बोला, आप अपने ओरिजिनल रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा आपको नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड लेना चाहिए। इंटरनेट है तो उसका पॉजिटिव साइड है। अगर ट्रेन बहुत वर्षों के बाद दुमका में हमारे पास ट्रेन आई, तो उसका एक नेगेटिव पहलू जो है उस पे नहीं जाकर के पॉजिटिव देखना चाहिए। जैसे नेगेटिव क्या है, अब आप ये पूछेंगे, जैसे लेबरर्स जाते हैं बाहर अपने देश को छोड़ करके, तो हमारी मिट्टी में भी तो उतनी उर्वरकता है कि आप यहाँ अपनी मेहनत डालेंगे तो यहाँ पे भी उपज बढ़ सकता है। लेकिन लोग क्या है, पलायन करते हैं, जो पलायन उनको शोषण की तरफ ले जाता है। और यहाँ पे सरकार की जो भूमिका आती है, सरकार और सरकारी अफसरों की, कि उन जो लेबरर्स जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको कैसे रोका जा सके, और उसके लिए है कि रोजगार का सृजन करे, क्योंकि ये काम संथाल समाज खुद से नहीं कर पाएगा। कला संस्कृति हम बचा के रख सकते हैं, लेकिन सरकारी सहयोग हमें कुछ जगहों पे चाहिए। और वो जो मैंने आपको बात की कि ये है कि अपनी मिट्टी को छोड़ करके लोग अब बाहर जा रहे हैं। अब जैसे गुजरात चले जाते हैं, वहां पे लेबरर बन जाते हैं, तो और फिर
वहां विदाउट सेफ्टी वो सारा काम करते हैं। तो एक तरीके वो अपने जीवन को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या रिस्क ले रहे होते हैं। अगर पूरे साउथ बिहार के इलाके की बात करते हैं और 2000 से पहले के दौर की बात करते हैं और अभी की दौर की बात करते हैं, आप संथाल परगना में एक बात पर गौर करते होंगे कि जो झारखंड से सीमावर्ती इलाका है, जैसे देवघर के ठीक बाद है या भागलपुर तक भी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत प्रभाव दिखता है। तिलका मांझी जी का भी काफी उधर भी लोग फॉलो करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि राज्य की सीमाओं तक सिर्फ ये बंधे रहने की बात है या पूरे लाइफस्टाइल को एक व्यापक पैमाने के तौर पर देखा जाना चाहिए? उसकी मौलिकता का प्रयास तमाम सरकारों को एक ही तरीके से एक यूनिफॉर्म मॉडल के तौर पर उसको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि? देखिए, यूनिफॉर्म मॉडल पे ही काम होना चाहिए, क्योंकि इंडियंस जो हैं, तो इंडियन आप अमेरिका में भी है, देन ऑल्सो यू आर इंडियन। तो सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो, कि अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर आप सपोज संथाल हैं या आपकी जो भी रूट्स है, जो आपकी मौलिकता है, उसको लेकर के आप सीमावर्ती प्रदेश वहां तक ही क्यों, आप पूरे देश में आप वैसे ही रह सकते हैं जैसे आप हैं। एक सवाल और पनपता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां पनप रही हैं तो वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ज्यादा काम गहनता से और गंभीरता से किया जाना चाहिए? आप लगातार इस बात पर सवाल उठा रही हैं कि हमारे जो मौलिकता पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, हम असली स्वरूप में नहीं रह पाए हैं। इसको कैसे उस रूप में पुनः वापस हम लेकर जा सकते हैं? किस फैक्टर पे काम करना होगा? सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने कल्चर को लेकर के, अपने सोसाइटी को लेकर, अपने समाज को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के गर्व महसूस करना पड़ेगा कि मैं जो हूं वो मैं किसी से भी कम नहीं हूं। पहला वहां से आता है जो चेतना है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार के सृजन अगर यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे तो बहुत हद तक जो लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने का तात्पर्य ये नहीं है, जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत तरीके की चीजें उनको देखनी और समझनी पड़ती है। जैसे उनको वो दर्जा नहीं दिया जाता जो आपको अपने घर पे, अपने गाँव में मिलता है। तो वहां पे जैसे अब एक वर्ड है बिहारी, बिहारी का मतलब ये होता है जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये इसको गाली के तौर पे भी लोग यूज करने लगे हैं। तो उस तरीके की चीजें जो बदल जाती हैं, ये एक उदाहरण था, इस पे मैं नहीं चाहती कि कोई और बहस छिड़े, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं बोलती जैसे उसका मायने बदल जाता वो ना बदले। मतलब आप चाहते हैं कि अगर कोई सोशल नैरेटिव बिल्ड हो किसी नाम के प्रति तो उसमें एक सकारात्मकता का संदेश होना चाहिए। तो ये चीजें ठीक कैसी होंगी? अगर बिहारी शब्द को लेकर ऐसी अवधारणा विकसित हो रही है तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि झारखंडी शब्द को लेकर ऐसी अवधारणा ना विकसित हो? नैरेटिव सेट करने वाले तो कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी कोविड था, 2 साल हम कोविड से बिल्कुल जूझे, तब हमें पता चला कि झारखंड से कितने मजदूर बाहर रह रहे हैं, क्योंकि वो उनके नंबर पे या पंजीकरण या ऐसी चीजें कभी हुई ही नहीं थी, किसी को मालूम नहीं थे जा रहे कहाँ जा रहे, डेटा नहीं था हमारे पास अवेलेबल। लेकिन कोविड में वो डेटा कुछ हमारे पास बन के आया, जिसपे और आगे काम करने की जरूरत है। देखिए, वहां से आती है आपकी पहचान। अगर आप झारखंड के हैं और आप कोई भी किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अगर आप लेबर ही सप्लाई करने के सेक्टर में, सपोज कि हमारे पास से लोग जाते हैं और अच्छा बाहर अच्छा काम करते हैं, लेबरर के लिए लोग जाने जाते हैं कि ठीक है वहां जाते हैं, वहां से लोग क्योंकि वहां पे भी वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशन खराब है, बुरे कंडीशन में। अगर उस चीज को हम यहाँ पे अवेलेबल करा सके, पहला तो ये कि हमारी मिट्टी में भी उतनी उर्वरकता है जो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे बंगाल भी माइग्रेट होते हैं लोग, जाते थे या जाते हैं अभी भी लोग, बारिश का मौसम आएगा तो खेती करने वहां चले जाते। तो मेरी कोशिश ये है कि वो जो वहां खेती करते वो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। एक संथाल परगना की जब कई खबरें आती हैं तो उसमें एक बहुत दिल को कचोटने वाला और दर्द देने वाला, बतौर झारखंडी मेरे लिए भी बहुत पीड़ा वाली बात होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की काफी खबरें ऐसी आती हैं कि संथाल परगना की कुछ बेटियां रेलवे स्टेशन पर मिली, दिल्ली के कई घरों में वो मतलब एक तरीके से दाई का काम करती हुई वहां नजर आती हैं। कई ऐसा सिंडिकेट है जो इस पर काम कर रहा होता है अपने फायदे के लिए। हम इस कंडीशन से कैसे निपटेंगे, कैसे इसका समाधान होगा? देखिए, जो बिल्कुल ऐसी घटनाएं होती है और वो दुखद है, तो लोग ये कहते हैं कि हम रोजगार के लिए वहां जा रहे हैं।
मैं ऐसे किसी भी आदिवासी को नहीं जानती हूँ, और ये मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जिसके पास जमीन नहीं है। मतलब भूमिहीन आदिवासी मैंने देखा ही नहीं है, जो भी मेरी उम्र है। तो आपकी भूमि आपके पास है, आपकी भूमि को छोड़ करके जाने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं किसी कुछ लोगों के बहकावे में कि आपको वहां अच्छा पैसा मिलेगा, आपको जो भी लालच देते, प्रलोभन दे करके लोग ले जाते। तो वो एक चेतना आनी चाहिए कि मैं जो मेहनत वहां कर रही हूँ और जो बेइज्जती मेरी हो रही है हर तरीके का, महिलाओं के साथ तो और भी बहुत तरीके का हो जाता है, तो वो सारी चीजों के लिए क्यों जाया जाए वहां। इतनी मेहनत तो मैं अपने गांव में भी कर सकती हूँ, अपनी मिट्टी में भी कर सकती हूँ, क्योंकि खेत खलिहान है। और हमें कितना चाहिए? बस उतना ही चाहिए कि हम अपना अनाज उपजा सके, अपना भोजन खा सके। और बहुत सारी सरकारी योजनाएं सरकार तो देती ही है, वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि वो प्रलोभन में लोग बाहर जाते हैं और शोषित होते हैं। फिर बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए बहुत सारे एनजीओ, सरकारी पॉलिसीज भी हैं जो इस माइग्रेशन को रोकने के लिए कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे सरकार, एनजीओ तो है ही है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें, जैसे हम समाज के एक नागरिक है, तो हमें भी इसके लिए चेतना जगानी चाहिए या खुद में समझना चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए। वो जो मेहनत हम बाहर करें, वो मेहनत हम अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने देश में भी कर सकते हैं। आपने जामिया से पीएचडी की और आप एकेडमिक क्षेत्र से भी काफी लगाव रखती हैं, आप पढ़ाती भी हैं। एक ऐसे दौर में जब शिक्षा का बहुत एक प्रभाव सोसाइटी के ऊपर पड़ता है और हमेशा से इसका प्रभाव पड़ता रहा है, संथाल के भीतर जो एजुकेशन का कंडीशन है, वहां पर जो शैक्षणिक स्थितियां, परिस्थितियां हैं, वो इस दौर के अनुकूल नहीं है, माकूल नहीं है और काफी लोग दूर हैं। ऐसा क्या रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया जाए कि संथाल से और स्टेफी टेरेसा मुर्मू निकले? तो देखिए, हमारी जो भाषा है संथाली, अब ये 8th शेड्यूल में भी है, और इससे बच्चे जो है, अगर संथाल के बच्चे हैं और उनको बाकी भाषाएं नहीं पता है, तो भी वो यूपीएससी तक लिख सकते हैं। अगर सरकारी ओहदे के लिए हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरियों की तरफ ही लोग जाते हैं, तो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी भाषा का सम्मान करेंगे और उसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मुझे सरकार से एक अपील करना है कि ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है हमारे, जैसे कुड़ुक है, जैसे संथाली है, मुंडारी है, इन भाषाओं को हम अपने सिलेबस में, यानी प्राइमरी स्टेज में ही बच्चों को सिखाना शुरू करें। यानी जैसे स्कूल जाते हैं तो हमारे बच्चे क्या सीखते हैं? हिंदी सीखते हैं, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है हिंदुस्तान में। दूसरा अंग्रेजी सीखते हैं क्योंकि हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में या हर पूरे सारी जगहों पे अगर बच्चों को उनकी वर्नाकुलर, जो भी उनकी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें अगर हम उनको शिक्षित करें तो वो ज्यादा समझेंगे, ज्यादा विकास करेंगे और बहुत आगे तक बढ़ेंगे। क्योंकि आज हमारे पास संथाल जनजाति की महिला अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं, प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुंच सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी है। बस कमी ये है कि बीच में जो गैप है उसको कैसे भरा जाए, और ये तब से होगा क्योंकि शिक्षा के बिना तो विकास अधूरा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे बचपन से ही संथाली सीखे, हो सीखे, मुंडारी सीखे, कुड़ुक सीखे। आप जिस रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 8वीं अनुसूची में शामिल है संथाली, लेकिन एक जब हम कहते हैं एक इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात, एक ऐसा वातावरण बनाने की बात जहां पर ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हो जहां पर लोग इसको लेकर के अपनी एक इच्छा जाहिर करें या फिर हमको संथाली में पढ़ना है, तो ये इच्छाएं आमतौर पर जो इन्फ्लुएंस हो रही हैं दूसरी चीजों से, कि लोगों को लगता है कि नहीं, हम अगर इंग्लिश में बेहतर करेंगे तो हम थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, वैश्विक दृष्टिकोण से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे दौर में जब एक ऐसी धारणा बन गई है कि यही एजुकेशन जो है बेहतर है, इसी में हम कम्पीट करेंगे तो आगे बेहतर कर पाएंगे, इन विषयों के प्रति जागरूकता और इच्छा को कैसे जगाया जाए? ये जो है वो बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है कि इसको कैसे किया जाए। पहली बात तो ये है कि जब
संथाल हुल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता था कि आदिवासियों के पास क्या था, तीर धनुष। लेकिन लड़ाइयां जो है वो हिम्मत से लड़ी जाती है, वेपन बाद में आता है। अगर आप में हिम्मत ही नहीं है और आपके पास बंदूक है तो फिर आप क्या ही लड़ लेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसा है कि अगर आप चाहते हैं, आप में चाहत है आगे बढ़ने की, तो आप बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अंग्रेजी सीखना या हिंदी बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शुरुआती दौर में अगर वो संथाली में शुरुआत करे और थोड़े दिनों के बाद जब वो 5वीं 6वीं पे चले जाए तब से वो हिंदी अंग्रेजी भी सीखे, तो जो उनको अपमान या एक तरीके का फील होता है कि क्लास में आप नहीं बोल पाते हैं, आम तौर पे हिंदुस्तान में भी ये होता है कि अब अंग्रेजी में नहीं बोल पाते तो लोगों को लगता है कि आपके पास ज्ञान ही नहीं है। लेकिन वो तो एक भाषा है, ज्ञान का भाषा से क्या लेना देना। आप मेरी भाषा में मुझसे पूछिए, मैं आपको आपसे बेहतर बता सकती हूँ। बहुत सारी चीजें जो इंडिजिनस नॉलेज की जो हम बात करते हैं वो है वहां पे, बट क्योंकि वो हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड नहीं है तो लोगों को लगता है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। जैसे एक बहुत मामूली सी बात मैं बताऊंगी आपको, किसी भी संथाल गांव में जाएंगे तो आपको जाहिर थान मिलेगा जिसको सरना स्थल कहते हैं। आप छोटा नागपुर के इलाके में अगर आते हैं तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है कि क्यों साल के पेड़, सखुआ के जो पेड़ हैं, उन्हीं के पास वो गांव बसता है। तो आपने सुना है और देखा और पढ़ा भी है कि सिविलाइजेशंस जो है उसमें रिवर का बहुत मतलब पानी का बहुत योगदान है, सोसाइटी वही बसता है। तो जब मतलब बाकी इलाकों में भी लोग आने लगे, क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री है संथालों की कि कहाँ से माइग्रेट होकर के आए, वो पहले कहाँ थे और धीरे धीरे के आज वो यहाँ पे संथाल परगना आके रुके हैं। तो वजह ये है क्योंकि वहां वाटर टेबल होता है। इतना ज्ञान उस पुरखा को भी पता था कि यहाँ पे पानी है, इसीलिए वो अपना गांव वहीं बसाएंगे। हर एक कोई ऐसा संथाल गांव नहीं होगा या कोई ऐसा आदिवासी गांव नहीं होगा जहां सरना स्थल नहीं है। सरना स्थल कोई मंदिर कंक्रीट का बना हुआ चीज नहीं है, वो प्रकृति है। जहां प्रकृति ने वो चीज दिया, और हम सरना स्थल या जाहिर में पेड़ खुद से नहीं रोकते हैं, वो प्राकृतिक तौर पे जो जहां रहता है उसी को ही सेक्रेड ग्रोव है हमारा, और वहीं पे पूजा अर्चना होती है। तो ये मैंने ज्ञान की बात की। तो उन जिनको हम बैकवर्ड आदिवासी कहते हैं, जो हमारे पुरखा थे, उनको तक पता था कि पानी कहाँ है और हमें क्या चाहिए। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो पानी है, पानी और हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इतनी नॉलेज थी। लेकिन ये चीज हिंदी या अंग्रेजी में कहीं नहीं छपी, तो लोगों को लगा कि ये बेवकूफ है। लेकिन अगर आप, क्योंकि संथाल हड़प्पा के टाइम से वहां पे हैं, उनके एविडेंसेस भी मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी वो पार्ट थे। ग्रेजुअली वो इधर मूव होते गए किसी भी कारणवश, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो खत्म होता है तो उसकी जो थियरियां हैं उसी एक थियरी के थ्रू से हम इधर पहुंच गए। तो ये जो पूरी चीज है, अगर नॉलेज ही नहीं होता, और उन्होंने कैसे खुद को सस्टेन किया, तब तो ना सरकार थी हड़प्पन टाइम में, कि अंग्रेज भी नहीं थे और ना मतलब टर्क्स थे, तुर्की जो है वो भी नहीं थे। तो वो अपने आप को उतने सदियों से आज तक कैसे बचा के आए हैं। उनके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा। जब वो मैकेनिज्म था, लेकिन वो ट्रांसलेटेड नहीं है आज हमारे पास हिंदी या अंग्रेजी में, तो हमें लगता है कि अरे इनको तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आप उनकी भाषा में अगर उनसे पूछेंगे तो ज्ञान का भंडार है। आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको और विस्तार तौर पे एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब झारखंड के सीएम एक संथाली हैं, देश की प्रेसिडेंट एक संथाली हैं, और झारखंड से ही जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में मंत्री हैं वो झारखंड से ही अर्जुन मुंडा जी हैं जी। जब सब कुछ इतना आइडियल है, तो ऐसे में एक संथाली महिला को अपनी दर्द को क्यों बयां करना पड़ रहा है? ये स्थितियां फिर कब ठीक होंगी? इससे भी बेहतर कोई कंडीशन आएगा क्या फिर, जहां पर राष्ट्रपति संथाली हो, सीएम संथाली हो और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री भी झारखंड से हो? इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था वो था कि ऐसा क्या करे कि
संथाल से और भी स्टेफी टेरेसा मुर्मू पैदा हो। तो आपने जिन लोगों का नाम लिया, हमारे प्रेसिडेंट मैडम का नाम लिया, तो जब तक एक एक बच्चा, एक एक बच्ची इन लोगों जैसा नहीं बन जाता है, तब तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। वो बनने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे बनेंगे ये बच्चे? जो मैंने 2-3 चीजें बताई। पहली चीज तो ये है कि आप जो है वो ओरिजिनल बने रहें, किसी की कॉपी ना करें। अगर आप संथाली हैं तो संथाली भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, सब चीज को आप अपनाइए, मतलब होलिस्टिक वे में अपनाइए। प्लस जो शिक्षा आपको चाहिए वो आप लेते रहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपने जड़ों को काटते जाइए। आप जड़ों को ना काटे, आप आगे बढ़े। और यही हमारी प्रेसिडेंट मैडम आज एक उदाहरण है, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ी ही रही, तो इसलिए वो वहां पहुंची जहां वो आज है, जिसके लिए मतलब हर बेटी वो बनना चाहती है। तो वो ये हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर शिक्षा को सहयोग हमें सरकार से मिल जाए, कि वो भी ये एक्सेप्ट करे कि हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, उनको हम वर्नाकुलर में समझाएं। बच्चों को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, अगर हम उनको उनकी भाषा में समझा पाए तो वो ज्यादा बेहतर समझेंगे। और अगर बेहतर समझेंगे, इनिशियल फेज तो हमारा वहीं से, नींव अगर हमारी मजबूत ना हो, अंग्रेजी से अभी भी बहुत लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तभी नहीं क्लियर हो पाया। तो वो जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो वो और भी बड़ा होता गया, आपका भय भी बड़ा होता गया। तो अगर आप संथाली से शुरू करते हैं, एक संथाल बच्चा संथाली से शुरू करता है, तो माँ की कोख में वो सीख जाता है, उसको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अब 8 शेड्यूल में है, लोग यूपीएससी लिख सकते हैं, तो जैसे मैं बोल सकती हूँ वो वैसे लिख सकते हैं। जो भी ज्ञान है, जो भी उनको पता, वो लिख सकते हैं। तो अगर झारखंड के भीतर अगर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो एक बड़ा सवाल आता है कि जो महिलाओं का झारखंड के भीतर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप क्या मानती हैं इस बात को कि वैसी महिलाएं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और उनको एक अवसर मिलना चाहिए? क्योंकि झारखंड में ऐसे कई एग्जाम्पल दिखते हैं कि जिनको अवसर मिला है वो किसी एक तरीके से किसी पृष्ठभूमि से संबंध रखती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जीवन शैली को और बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित करता है। ऐसे में महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खास करके जब हम झारखंड के राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं और वहाँ के की महिलाएं जो राजनीति में हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा भी देखें, थोड़ा हम पीछे जा करके देखें, तो वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है, या वो यूं कहे प्रवेश द्वार उनका हमेशा कोई ना कोई पुरुष है। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। जो या तो पति था, या पिता, या किसी एक परिवार। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फॉर या अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहती, और ना मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ कि महिलाओं को इसमें बतौर खुद आना चाहिए। मतलब कोई गॉडफादर या कोई ऐसा नहीं है कि इसी से आ रहे हैं तो आपको मिले। कोई ऐसी महिलाएं जिनका कि कोई पृष्ठभूमि ना राजनीतिक रहा हो, जिनके बाप दादा या खानदान के लोग राजनीति में ना भी रहे हों, लेकिन अगर उनमें ऐसी आग है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए और समाज को भी उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, और मैं बोलती हूँ कि महिलाएं जो है वो घर चलाती तो वो देश भी चला सकती हैं। तो ऐसी महिलाएं अगर आएंगी तो वो अपने अनुभव के जरिए बहुत सारी चीजें परिवर्तन ला सकती है, जो कि पॉजिटिव परिवर्तन होगा। जब महिलाओं की बात करते हैं हम लोग, तो कहते हैं कि कामकाजी महिला, एक शब्द चलता है आजकल प्रचलन में है। कामकाजी महिला मतलब कि जो ऑफिस जा रही हो, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हो। लेकिन जब आप आदिवासियत में आएंगे, आदिवासी जीवन शैली को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि महिलाएं पीठ में बच्चे को बांध करके भी और वो कामकाज कर रही होती हैं, और काफी मतलब खेती बाड़ी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और शुरू से ही वो कामकाजी रहती हैं। ऐसे में आप क्या मानती हैं कि एक जो स्किल को लेकर जो बात है, कि क्या स्किल डेवलपमेंट को लेकर बदलते दौर के वक्त में उनको कुछ नए स्किल्स दिया जाना चाहिए, ताकि वो कुछ और रेवेन्यू जनरेट कर सके अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए?
महिलाएं जो है ग्रामीण महिलाएं पूरे झारखंड में किसी भी जनजाति की महिलाएं हैं तो वो मल्टीटास्किंग होती हैं। और हमारा जो आदिवासी समाज है, चाहे वो संथाल हो मुंडारी हो या उरांव हो, यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एकदम क्लियर रहता है। यानी पुरुष जो है वो क्या करेंगे और महिलाएं क्या करेंगी। और उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आपको कम काम करना है, बराबर का काम करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ काम जो है जैसे खेत पे खेती करने वाला वो पुरुष भी करते हैं, बाहर जाकर के जो काम है वो भी पुरुष करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं कम काम करती है, खेती में भी महिलाओं का बहुत योगदान है, उनके बिना तो काम ही नहीं पूरा होता है। और आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि बेतरे करके भी आपने ये, और जो सुन रहे होंगे बेतरे का मतलब ये होता है स्लिंग टाइप का चीज होता है जिसमें वो बच्चे को बांध करके फिर अपना खेत खलिहान जो भी उनको जंगल जाना है, लकड़ी काटना है, यहाँ पे फिर मैं बोलूं लकड़ी काटना नहीं, लकड़ी लेके आना है। क्योंकि आदिवासी कभी भी जीवित पेड़ को नहीं काटते हैं और वो क्या करते हैं, टहनियों को, जो सूखी टहनियों को ले करके आते हैं, जो अपने आप में एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। लोग कहते हैं कि आदिवासी आजकल जंगल खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो पेड़ पौधा काट लेते हैं। वो पेड़ तो कभी नहीं काटते हैं, वो क्योंकि जलावन उनका पूरा डिपेंड करता है, इसलिए ये काम करते। तो महिलाएं ये सारा काम करती है और महिलाओं में इतना हुनर है। जैसे हमारे पास झारखंड में मोहली जनजाति के लोग हैं जो बहुत अच्छा बांस का काम करते हैं। तो अगर उनको इन सारी कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया जाए तो वो बिल्कुल आगे मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा सेट हुआ है, वो है सोहराई पेंटिंग का। हजारीबाग, आप हजारीबाग में रहते भी हैं, तो हजारीबाग के कुछ ब्लॉक्स हैं जहाँ पे सोहराई पेंटिंग महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं करती थी और कई सदियों से कर रही थी। लेकिन उसको जीआई टैग मिला, बिल्कुल बहुत संघर्ष के बाद, जो हमारे पद्मश्री बुल्लू इमाम जी हैं उनके सहयोग से। तो जब उन लोगों को ये सारी चीजें मिली तो अब उनको रोजगार भी मिलने लगा है। तो मेरी यही कोशिश है कि ऐसे हुनर जो ग्रामीण महिलाओं में है, अगर हम संथाल महिलाओं की बात करें तो जैसे ही आप संथाल परगना घुसते हैं, यानी आप जामताड़ा और जैसे धनबाद क्रॉस करके जामताड़ा से आगे जो संथाल परगना का पूरा इलाका घुसते, तो आप देखेंगे कि एक समान सारे घर होंगे, जो लगेगा आपको कि पक्के के मकान है लेकिन वो कच्चे मकान होते हैं, और इतने अच्छे से उसको लीपा जाता है और उस पे फूल बनाए जाते हैं जिसको हम लोग जरेड़ कहते हैं संथाली में, जो मैं खुद भी करती हूँ। तो उसको बना करके वो बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके के आर्ट को अगर हम बढ़ावा देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण महिलाएं करती हैं, तो उन तक तो रोजगार पहुंचेगा ही। जैसे हमारा सोहराय अब जो कर्तव्य पथ है वहां तक पहुंच गया, तो ये भी आगे पहुंच सकता है और उनको भी रोजगार मिल सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अपने ट्रेडिशन से ही हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये पनपता है कि आप चूंकि संथाल पर काफी केंद्रित बातचीत कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के अगर उन 32 ट्राइब्स की बात करते हैं तो आप क्या मानते हैं कि संथाल आदिवासी की बात हो या फिर तमाम 32 जो जनजातीय समुदाय हैं यहाँ पर, अगर उनको लेकर कलेक्टिव तौर पर बात की जाए तो उनकी पूरी स्थितियों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी स्थितियां ठीक हो गई हैं, सिर्फ संथाल मुश्किल में या सारे लोग मुश्किल में हैं? संथाल तो बहुत बेहतर स्थिति में है। बहुत ऐसे जनजातियां हैं, 32 जनजातियों की जब मैं बात कर रही हूँ तो संथाल तो बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पे हमारे कोरबा भाई बंधु हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब में आते हैं, असुर्स हैं, बिरहौर हैं, तो ये बहुत एकदम विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं और उनको हमें बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि संख्या, क्योंकि वही बात है, संथाल इसलिए भी अच्छा कर पा रहे हैं, आज काफी ऊंचाई तक पहुंच गए क्योंकि जनसंख्या के तौर पे सबसे बड़ी जनजाति जो वो संथाल की है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे ही भाई बंधु ऐसे हैं जो बहुत कम नंबर में है, अब खत्म भी होते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। इसके एक थोड़ा छोटा उदाहरण मैं दूंगी। राशन व्यवस्था है हमारे पास, पीडीएस, हाँ, तो वो सब जगह राशन देते, तो राशन में क्या देते हैं आप बताइए?
नॉर्मल। नॉर्मल क्या? दाल चावल गेहूं। लेकिन वो खाते क्या है? अगर हम बिरहौर की बात करें, वो कुछ जंगल से पशु पक्षी मार के लाएंगे खाएंगे? नहीं, हाँ वो एक अलग चीज है। लेकिन वो क्या खाते हैं एवरीडे? उनका स्टेपल फूड क्या है? जड़, कंद मूल। यस। अब क्या हुआ कि अब बहुत सारी जगहों में उनको जंगल जाने से मनाही है, क्योंकि वो नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल बिगाड़ते हैं। जो मुद्दा मैंने अभी बोला भी था, ठीक है, कि फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से आप वहां नहीं जा सकते हैं। इसलिए तो उनकी तो पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड थी, वो कंदमूल खाते थे। अब आपने क्या दे दिया उनको? चावल दाल दे दिया। चावल का क्या बनाएंगे? वो भी हड़िया बनाएंगे। हड़िया बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? पी करके क्या करेंगे? है ना? तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे उदाहरण के तौर पे जो झारखंड की मिट्टी है ये सेब के लिए अनुकूल नहीं है। कश्मीर में आप सेब उगाइए बहुत अच्छा जाएगा, यहाँ बेर उगाइए बहुत अच्छा होगा। एक जनरल सी बात, पलाश के जो फूल है वो बहुत यहाँ पे अच्छा आता है। मिट्टी अलग है, तो हम भी अलग है, हम भी अलग अलग मिट्टी के बने हुए हैं। तो अगर आप दाल चावल खिला रहे हैं उनको या दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो खा रहे हैं? मतलब मुझे उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे डेथ जो है वो कुपोषण से हो रहे हैं। तो जनसंख्या उससे खत्म होती जा रही है। उसके मूल में जाकर के बात करना कौन चाह रहा है? ये मुद्दा पहला तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों की समझ में है उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं संथाल हूं, लेकिन मुझे वो दर्द दिखता है, बिरहौर का वो दर्द दिखता है। असुर समाज, अभी मैं असुर समाज के लोगों के साथ भी काफी काम कर रही हूँ और जुड़ी हुई हूँ। मेरा लगभग हर महीने में जाती हूँ और मिलती हूँ वहां पे। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आदिवासी है, 32 आदिवासी हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीजें हमारी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे मड़वा। पहले हम मड़वा खाते थे, संथाल हो कोई भी और आदिवासी हो, सब मड़वा खाते थे। अब क्या हुआ कि लोग एक टाइम में ऐसा नैरेटिव सेट हुआ कि मड़वा जो है देखने में काला था, रोटी अभी भी काली होती है। तो ये जो है ये आपका गरीब लोग खाते हैं। देखा देखी लोगों ने भी चावल आटा खाना शुरू किया, लेकिन हमारे शरीर को जो चाहिए था, अब स्टडी है, अब मड़वा आपको बहुत महंगा मिलता है। अब इसको ऑर्गेनिक कह करके लोग मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जिस चीज की बात कर रहे हैं वो तो आदिवासी हमेशा से थे, उनको तो पता ही नहीं था कि खाद क्या है, केमिकल क्या है। जो वी वर हंटर एंड गैदरर्स मतलब यू कलेक्ट द थिंग्स फ्रॉम द जंगल विच इज अवेलेबल इन द नेचर। जो उपलब्ध वस्तुएं थी उसी को वो लेकर के खाते थे। फिर ग्रेजुअली फिर वो एग्रीकल्चरिस्ट बने, तो उन्होंने अपने चावल है, चावल की अपनी एक, धान की अपनी एक वैरायटी है जिसको वो यूज करते हैं। अब क्या है कि मार्केट पे हम पूरी तरीके डिपेंडेंट है। आप क्या खाते हैं? बासमती चावल। हम की जो पोषकता है उस पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो इंडिजिनस सीड क्वालिटी की जो बात होती है उसमें जो पौष्टिकता थी वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमने देखा देखी वो करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं। और उस चक्कर में, जैसे अगर एक छोटे से एग्जांपल, और ये थोड़े मतलब लाइटली हम लोग लेंगे, अगर मैं जो भी कॉम्प्लेक्शन की हो, फेयर एंड लवली लगा लूंगी तो क्या गोरी हो जाऊंगी वाली बात? मैं जो हूं, मुझे अपने कॉम्प्लेक्शन के अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमारे जो खाद बीज थे उनको हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमारे करहनी धान है, जिसमें हमारा गोड़ा है, बाला गोड़ा है। ये सारी वैरायटी अब खत्म हो गई है, लोग इसके बारे में नहीं जानते। मकई की एक वैरायटी होती है जिसको कबरा जुंडरा कहते हैं। जो मकई आप देखेंगे अब अवेलेबल जो मार्केट में है वो कौन सा? अमेरिकन कॉर्न है। अमेरिकन कॉर्न मीठा तो है, लेकिन एक बार आपने उगाया फिर उसके बीज को आप अगले साल नहीं यूज कर सकते, आपको उसके लिए मार्केट पे डिपेंडेंट होना है। और कबरा जुंडरा को वो ऐसा मकई होता था जिसके कुछ दाने काले पीले अलग अलग कलर के हो जाते थे, जिसको कबरा जुंडरा बोल, आपने तो शायद देखा भी नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जो हमारी खत्म होती जा रही है, तो हमें समझना पड़ेगा जनजातियों के
बीच में भी 32 जनजातियों के बीच में भी कि क्या कमी कहाँ रह जा रही है और उसको कैसे सॉल्व करे। तो मैं बात कर रही थी असुर जनजाति के लोगों के बारे में। जंगल जा नहीं सकते, वहां से ला नहीं सकते क्योंकि वो फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ हो जा रहा है। जो उनकी जमीनें थी वहां पे अब हमें बॉक्साइड मिल जाता है, तो हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिल जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो पुरखाओं से आपकी जमीन है, आप ये गौर कीजिएगा कि पुरखा मतलब बाप दादा और परदादा पता नहीं कब से आपकी वो जमीन है, वो आपसे एक दिन छीन ली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे तो मिनरल मिल रहा है और आप क्या बन जाते, जंगल आप जा नहीं सकते तो आप खाएंगे क्या। दूसरा कि आप वहां के क्या बन जाते, लेबरर। आपको खुदाई के काम में लगा दिया जाता, अपनी ही मातृभूमि को, अपनी ही जमीन में हम बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। ये जो असुर जनजाति के लोगों का है, तो वो बच ही नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं जो वो खाते आ रहे थे, जो उनके शरीर को सूट करता था। इसी बात को लेकर के, चूंकि आपने बॉक्साइट की बात की, मिनरल्स की बात की, लेकिन इससे अगर जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ा मुद्दा आता है डिस्प्लेसमेंट का। और आप इस बात पर गौर करेंगे जब बहुत नजदीक से, आप चाहे वो 32 ट्राइब्स की बात करें या प्रिमिटिव ट्राइब्स की हम लोग बात करते हैं, जब जमीनें ली जाती हैं तो आप एक बात गौर करें कि जमीन जो होता है वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो स्थानांतरित होता है, वो अपना रोजगार जीवन चलाने का एक जरिया होता है। झारखंड में बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप क्या मानते हैं कि जो हम लोग कह रहे हैं कि कई जातियां प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं आदिवासियों की, जनजातीय समुदाय की, लेकिन उसके एवज में आप देखते होंगे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो विलुप्त हो रहे हैं, उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब अगली पीढ़ी के पास जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, वो जीवन कैसे चलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या जो कॉर्पोरेट्स पावर हैं वो ऐसे एरिया को किसी बहुत बड़े प्लानिंग के तहत चुनते हैं कि वहां पे उनको लैंड को एक्वायर करना इजी होगा, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन के साथ हम कंपनसेशन थोड़ा बहुत कम भी दें, ना भी दे तो भी चलेगा। एक ऐसी धारणा मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट्स पावर के जेहन में है और शायद इसलिए वो इस लेवल पे कामयाब भी हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 17 लाख एकड़ जमीन झारखंड के भीतर अब तक एक्वायर हो चुके हैं और लगभग 7 से 8 लाख 10 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। कैसे इसका समाधान होगा, क्या सोचते हैं आप इस पर? जो आपने आंकड़े बताए वो तो बिल्कुल तथ्य है, वो फैक्ट है, ऐसी ही चीजें होती जा रही है। मैंने अभी असुर जनजाति की बात की थी तो मैं वहां से शुरुआत करूंगी। असुर जनजाति शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि दे वर द फर्स्ट आयरन स्मेल्टर ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार जो स्टील बनाया गया आयरन ओर से, दारी टुकू से, वो उन्होंने ही बनाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी था, जिस इंडिजिनस नॉलेज की मैंने बात की, वो खत्म हो जाता है और हमारे पास, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आप सबको पता है कि हमारे पास स्टील फैक्ट्रियां हैं बहुत बड़ी, ठीक है। तो वो जो इंडिजिनस नॉलेज इनके पास था वो वहां कैसे हस्तांतरित हुआ, वो जो बाहर के लोग थे वो कैसे यहाँ आकर के एक सिस्टमैटिक तौर पे वहां की भूमि का दोहन करते हैं, वहां से जितने भी चीजें हैं आयरन ओर से लेकर के बॉक्साइड और यूरेनियम और तमाम तरह की चीजें निकालते हैं और बदले में ग्रामीण लोगों को क्या मिलता है, पुरखाओं की जमीन खत्म हो जाती है। आप अगर बात करें तो सिर्फ उस बहुत बड़ी कंपनी के पियोन या चपरासी या ऐसी, मतलब पियोन और चपरासी तो वही है, लेकिन आप छोटे ओहदे पे ही रह जाते, वो भी सिर्फ आप रहते हैं, आप वो हस्तांतरित नहीं कर सकते अपने पुत्र या पुत्री को। और बदले में क्या होता है, जनरेशन भर के लिए आपको कैंसर हो जाता है। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि माइनिंग के और इन सारी चीजों के दोहन के जो साइड इफेक्ट है वो हमारे भाई बंधुओं को यानी आदिवासी लोगों को झेलना पड़ता है। अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस पे तो पूरी स्टडी है, मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा स्टडी कह रहा है कि क्यों आखिर रेडिएशन हो रहा है, चीजें हो रही है, लोगों को कैंसर होता जा रहा है, टीबी जैसी जो बीमारी है वो लंग कैंसर तक पहुंच जा रहा है। हाँ, सारी चीजें चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है, तो ये एक मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, माइनिंग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता है, झारखंड में नहीं होता है, उसके भी एथिक होते हैं, चीजें होती है कि आप कैसे करें। विस्थापित जो लोग हो रहे हैं या उनको हम लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं,
उनको कैसे कर रहे हैं, क्या उनको उसी परिवेश में कर रहे हैं जैसा आपने लिया। अगर मैंने ये घड़ी आपसे ली, ठीक है, तो क्या वैसे ही स्वरूप में मैंने रखा? वो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कई जगहों पे है, अगर आप संथाल परगना में ही चले जाएंगे तो वहां पे कोल माइनिंग का बहुत, लाल मटिया वगैरह जो पूरा इलाका है वहां पे, तो गांव के गांव हट गए और उनको क्या मिला? छोटे से मकान, 2 तल्ला मकान। अब आपकी पुरखा की जमीन के बदले आपको वो दे दिया जाता है, और उस पे भी अब ये है कि उधर भी कोयला मिल रहा है, तो अब आपको वहां से भी हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका अंत तो दिखना चाहिए। अब जैसे इसको केव्स है हजारीबाग के, जहां पे आपका रॉक आर्ट है, तो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड लिखा हुआ है कि वर्ल्ड हेरिटेज जितनी भी जगह है वहां पे उसके कितने रेडियस में आप खुदाई का काम और इस तरीके डैमेजिंग चीजें नहीं कर सकते, लेकिन क्या यहाँ हो रहा है? दूसरा, जब ये माइनिंग कर रहे हैं, पूरा चीज हटा रहे हैं, तो वहां एक खाई छोड़ जा रहे हैं। खाई में बारिश का पानी जमा होता है, फिर उसमें मच्छर आते हैं, फिर मलेरिया और कालाजार हमारा बहुत कॉमन है झारखंड में। लेकिन माइनिंग का अच्छा स्वरूप ये होना चाहिए कि जब आप माइनिंग करते हैं तो वहां मिट्टी से उसको भर दे, नॉर्मल मिट्टी से, जिसकी उर्वरकता शक्ति बनी रहे, ताकि उस पे कुछ उपजाया जा सके। आप तो बंजर करके चले जा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे कौन बोलेगा? जो जितनी भी कंपनियां हैं, सब पे CSR एक्टिविटी है। CSR एक्टिविटी क्या होता है? 2-4 लोग नाच गाए, खत्म हुआ। न स्कूल है, न पीने का पानी है, और न बिजली है। मैं तो अभी पूरा गुमला और गुमला के ही इलाके में हमारे असुर भाई बहन है, तो मैं वहां जाती रहती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर स्कूल है, भवन है, टीचर नहीं है। तो इस चीज पे एक आदिवासी, सिर्फ आदिवासी होकर के क्या कर सकता है? उसको कहीं ना कहीं सरकार और सरकारी तंत्र का सहयोग चाहिए। तो ये विनम्र निवेदन है कि कम से कम इसको लेकर के थोड़ा सेंसिटिव हुआ जाए। और जो आज हम बोल रहे हैं कि मैं जा करके मिल रही हूँ आदिवासी मतलब असुर जनजाति के लोग, कल होगा कि मिलती थी, ऐसा ना हो जाए, ऐसी स्थितियां ना हो जाए कि ये खत्म ही हो जाए। मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि अगर इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, तो आगे आप क्या करेंगी फ्यूचर में? क्या सोसाइटी को लेकर के स्ट्रैटेजी है? कैसे काम करेंगे इन सारी स्थितियों को एक आइडियल कंडीशन में बदलने को लेकर? देखिए, मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि मुझे इसके सिवा कुछ और आता नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करेंगी, तो मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी ताउम्र। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। और समाज सेवा, जिसको लोग समाज सेवा कहते हैं, लेकिन वो समाज सेवा मैं क्या कहूँगी, खुद को बचाने की कोशिश है। समाज सेवा मतलब मेरा समाज बचेगा तो मैं बचूंगी। तो मेरी कोशिश ये कि मेरा जितना सामर्थ्य है मैं करती रहूंगी। आप जैसे लोगों के जरिए अपनी बातें पहुंचाती रहूंगी। हो सकता है कि किसी दिन इसमें कोई सुन भी ले, कुछ चीजें बदल भी जाएं। और कई बार हम बहुत लोगों को मजबूर भी करते हैं कि वो कुछ करे। अगर हम जमीन किसी से छीन लेते हैं, उनको कुछ मुहैया नहीं कराते, तो बाहर जाने के लिए मजबूर भी होते हैं। एक आंकड़ा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग गुमला से जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात करें तो वो भी है, क्योंकि उनके पास, जो मैंने बोला कि मैं किसी आदिवासी को नहीं जानती जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर वही छिन जाए तो फिर वो कैसे जिएगा? बिल्कुल। स्टेफी जी कह रही हैं कि मैं लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बनी रहूंगी और ये स्थितियां कैसे बदले इसको लेकर के काम करती रहूंगी। दरअसल झारखंड के भीतर अगर आदिवासियों की स्थितियों और परिस्थितियों पर गौर करें तो एक बात तो ये तय है, और ये आपको मानना भी पड़ेगा, कि जो स्थितियां और परिस्थितियां इस वक्त हैं वो जरूर चिंता की एक लकीरें खींचती हैं, और इस पर काम किया जाना चाहिए। और शायद ऐसी तस्वीरें बदलेंगी तो ऐसी महिलाओं के बलबूते ही। तो झारखंड को जरूरत है ऐसे कई और महिलाओं की जो इस विषय पर गंभीरता से सोचे और समझे, और झारखंड के जनजातीय समुदाय की समृद्धि के लिए कोई कदम उठाए। हम आपको लगातार झारखंड के अलग अलग विषयों पर अलग अलग शख्सियतों से मिलाते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, और झारखंड के अलग अलग पहलुओं पर ये समझने की कोशिश करते रहेंगे कि झारखंड की पूरी तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी। जोहार।